तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो जो हमने यहाँ पे सीरीज़ शुरू की है उत्तराखंड की जो इम्पोर्टेड वाली बुक है, यानी कि जो अजय रावत की बुक है, उत्तराखंड इतिहास के लिए काफ़ी प्रसिद्ध बुक है। इस वाली बुक से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसी बुक का आज यहाँ पे तीसरी क्लास है। इससे पहले हमने यहाँ पे 2 क्लासें कंप्लीट कर ली हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। आज का यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, छठी सातवीं ईस्वी में नागवंश के अस्तित्व का पता हिमालय के किस भाग में मिलता है? तो ये मिलता है मध्य हिमालय में। ठीक है, अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है, मध्य हिमालय में छठी सातवीं ईस्वी में नागवंश के अस्तित्व की जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि जो नागवंश है, जब इनका यहाँ पे शासन हुआ होगा 6वीं और 7वीं शताब्दी में। ठीक है, तो नागवंश की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, यानी कि इनकी पुष्टि कहाँ से होती है? तो गोपेश्वर त्रिशूल लेख से इनकी पुष्टि होती है। और जो गोपेश्वर त्रिशूल लेख है, ये गोपेश्वर के रुद्रशिव मंदिर से प्राप्त हुआ है और इनमें नाग राजाओं के नाम है। ठीक है, स्कंद नाग, बिभु नाग, अंशु नाग और गणपति नाग, इन 4 राजाओं के इनमें नामों का उल्लेख है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, हर्ष के मृत्यु के बाद मध्य हिमालय में कौन से 3 राज्य स्वतंत्र हुए? ठीक है, तो यहाँ पे कौन से राज्य थे? शत्रुघ्न, गोविषण और ब्रह्मपुर, ये 3 राज्य यहाँ पे स्वतंत्र हुए थे। अगला जो क्वेश्चन है, हर्ष के बाद स्वतंत्र हुए 3 राज्यों में से सबसे बड़ा राज्य कौन था? तो वो था ब्रह्मपुर राज्य। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में मैंने यहाँ पे डिटेल से नोट्स बनाए हैं, जिनसे कि हमारा यहाँ पे अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे डिटेल्स वाली क्लास चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, उत्तराखंड के इतिहास, वहाँ पे डिटेल नोट्स हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो पौरव वंश थे वो यहाँ पे शासन करते थे। ठीक है, संस्थापक कौन था? तो वो था विष्णु वर्मन। ठीक है, उद्भव का हुआ तो उत्तरवर्धन काल में। इसके अलावा ब्रह्मपुर जनपद का जो उल्लेख मिलता है, ठीक है, तो मार्कंडेय पुराण व बृहत संहिता में मिलता है। फेंसांग ने इसे कहा है, ठीक है, पोली की मोपोलो। ठीक है, फेंसांग ने ब्रह्मपुर के लिए इन शब्द का प्रयोग किया है। और जो ब्रह्मपुर राज्य है ये आज का उत्तराखंड है, यानी कि ये हर्ष के अधीन आता था। फेंसांग के अनुसार यह पर्वतों से घिरा था और जिस कारण इसे पर्वताकार वंश का नाम भी दिया गया। ठीक है, अल्मोड़ा से मिले तालेश्वर ताम्रपत्र में पौरव वंश से संबंधित है और इसकी ये जो ताम्रपत्र है तो इसकी खोज हुई थी 1915 में। ठीक है, और ये जो पौरव वंश से संबंधित है तो ठीक है, तालेश्वर ताम्रपत्र पौरव वंश से संबंधित है। इसकी अगर भाषा की बात करें तो संस्कृत भाषा है और ब्रह्म लिपि में ये निर्मित है। इसके अलावा जो पौरव वंश होते हैं तो पौरव वंश के ताम्रपत्र में 5 राजाओं के नाम मिले हैं। ठीक है, इस ताम्रपत्र में 5 राजाओं के नाम मिले हैं। विष्णुवर्मन प्रथम, वृषभवर्मन, अग्निवर्मन और द्वितीयवर्मन। इसके अलावा विष्णुवर्मन द्वितीय। जो यहाँ पे अग्निवर्मन था तो ये पहला राजा था जिसने परम भट्टारक महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। अगला जो क्वेश्चन है, गोविषाण राज्य की पहचान वर्तमान काशीपुर से किसने की थी? ठीक है, तो ये की थी कनिघम ने। महत्वपूर्ण कुछ जानकारियां हैं वो इसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो कनिघम के अनुसार इस राज्य में वर्तमान काशीपुर, रामपुर और पीलीभीत जनपद था। ठीक है, काशीपुर का जो प्राचीन नाम था या पुराना नाम था तो गोविषाण था। गोविषाण का शाब्दिक अर्थ होता है गाय की सींग। इसके अलावा चीनी यात्री वेनसांग ने इस गोविषाण नाम दिया है। ठीक है, कहीं कहीं पे लिखा गया है कि चीनी यात्री वेनसांग ने गोविषाण नाम दिया था, लेकिन कहीं कहीं पे ये भी उल्लेख है कि 636 में जब वेनसांग यहाँ पे आया था तब इस क्षेत्र को यहाँ पे पहले से ही गोविषाण कहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रमाणित है वो यहाँ पे ये है, जब वेनसांग 636 ईस्वी में यहाँ पे आया था तो तभी से
इस क्षेत्र को गोविशाण कहते थे, लेकिन कहीं कहीं पे ये उल्लेख भी है कि ह्वेनसांग ने इसे गोविशाण का नाम दिया होगा, लेकिन जो प्रमाणित है वो ये वाला है। सर्वप्रथम ह्वेनसांग ने गोविशाण राज्य की स्थिति व उसका विस्तार स्पष्ट किया था। ठीक है, यानी कि गोविशाण के बारे में सर्वप्रथम जानकारी ह्वेनसांग ने दी थी, ह्वेनसांग ने ही इसके बारे में बताया था। गोविशाण की विस्तृत जानकारी का एकमात्र स्रोत ह्वेनसांग का यात्रा विवरण है, यानी कि यात्रा वृत्तांत, जिसका नाम है सियुकी। गोविशाण का सर्वप्रथम सर्वेक्षण किसने किया था? तो ये किया था कनिंघम ने, और कब किया था? 1869 में किया था। गोविशाण की पहचान वर्तमान काशीपुर के रूप में कनिंघम ने की थी, और चंदकाल में काशीपुर का नाम कोटा था। ठीक है, चंदकाल में काशीपुर को कोटा कहा जाता था, और वर्तमान काशीपुर का नाम जो स्थापित हुआ तो ये हुआ 1639 ईस्वी में। अगला जो क्वेश्चन है, मध्य हिमालय का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश किसे माना जाता है? ठीक है, तो प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है कार्तिकेयपुर वंश को। ठीक है, तो जो कार्तिकेयपुर राजवंश है तो इसके यहाँ पे 3 परिवारों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, कई ताम्रपत्रों में उल्लेख है कि कार्तिकेयपुर राजवंश के 3 परिवार थे। तो पहला परिवार था यहाँ पे तो बसंत देव का राजवंश। ठीक है, तो जो इसकी संस्थापक करते हैं, जो प्रथम परिवार था कार्तिकेयपुर का, बसंत देव। इसके अलावा इसके बाद बसंत देव के बाद यहाँ पे दूसरा शासक बनता है, तो उसका यहाँ पे उल्लेख नहीं है। तीसरा शासक बनता है खरपर देव। ठीक है, इसके बाद निम्बर वंश का निम्बर वंश, कार्तिकेयपुर का जो दूसरा परिवार होता है वो होता है निम्बर वंश। ठीक है, तो इसके संस्थापक होते हैं निम्बर देव, और इसके जो अंतिम शासक, ठीक है, दूसरे परिवार के जो अंतिम शासक होते हैं वो होते हैं भूदेव। ठीक है, और तीसरा जो परिवार होता है वो होता है शिलोड़ादित्य वंश। ठीक है, शिलोड़ादित्य वंश के जो इसकी स्थापना कौन करते हैं? तो इच्छर देव इसकी स्थापना करते हैं कार्तिकेयपुर के तीसरे परिवार की। ठीक है, इच्छर देव के बाद यहाँ पे राजा बनते हैं देशद देव, फिर पद्म देव, और जो अंतिम राजा होते हैं वो होते हैं समिक्ष राजदेव। इसके यहाँ पे महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे देख लेते हैं। तो उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश था कार्तिकेयपुर। ठीक है, इसको कत्यूरी वंश भी कहा जाता है। इनकी जो राजभाषा थी वो संस्कृत थी, लोक भाषा थी पाली, और लिपि थी इनकी कुटिला। इसके अलावा कार्तिकेयपुर राजवंश की प्रारंभिक जो राजधानी थी, ठीक है, जोशीमठ के दक्षिण में कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी, और उसके बाद इनकी जो दूसरी राजधानी अपनी राजधानी बनाते हैं यहाँ के राजा, तो अल्मोड़ा के कत्यूर घाटी बैजनाथ के पास अपनी ये दूसरी राजधानी बनाते हैं। कत्यूरी राजाओं की शीतकालीन जो राजधानी होती वो ढिकुली होती थी, और सर्वप्रथम कार्तिकेयपुर राजाओं के लिए कत्यूरी शब्द का प्रयोग एटकिंसन ने किया था। इनको सूर्यवंशी राजा किसने माना है? तो बद्रीदत्त पांडे ने इनको सूर्यवंशी माना है, और गिरिजाचक्र चूड़ामणि की इन्हें उपाधि धारण की थी। ठीक है, इन राजाओं ने, कार्तिकेयपुर राजाओं ने गिरिजाचक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण ये करते थे, और इनका जो आदि पुरुष था, ठीक है, आदि पुरुष सातवाहन देव माना जाता था, और इष्ट देव भगवान कार्तिकेय को ये मानते थे। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रथम 3 परिवारों के कुल कितने नरेशों ने उत्तराखंड पर शासन किया था? ठीक है, तो जो कार्तिकेयपुर राजवंश थे, इनके जो 3 परिवार थे, तो 3 परिवारों के जो यहाँ पे 14 शासकों ने यहाँ पे शासन किया था। कार्तिकेयपुर वंश के प्रथम परिवार के संस्थापक कौन थे? तो वो थे बसंत देव। ठीक है, महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे देख लेते हैं। तो कार्तिकेयपुर वंश के जो संस्थापक था बसंत देव था। उपाधि इनको मिली थी परम भट्टारिक महाराजाधिराज परमेश्वर की इनको उपाधि प्राप्त थी। बागेश्वर के समीप स्वर्णेश्वर ग्राम इन्होंने दान दिया था एक मंदिर के लिए, और जोशीमठ के नरसिंह मंदिर का निर्माण भी इन्होंने कराया था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर नरेश ने अपना राज्य वर्तमान कुमाऊं गढ़वाल का विस्तृत कर उसका एकीकरण किया था। ठीक है, यानी कि
जो कार्तिकेयपुर का जो नरेश था उसने अपने राज्य वर्तमान कुमाऊं और गढ़वाल तक विस्तृत कर उसका एकीकरण किया था, तो वो किया था ईष्टगण देव ने। ठीक है, महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे है कि क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किसने किया था, तो वो किया था ईष्टगण देव ने। जागेश्वर में नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुकिस मंदिर व नटराज मंदिर बनवाए थे, और शंकराचार्य जी कार्तिकेयपुर शासक ईष्टगण के समय उत्तराखंड आए थे और शंकराचार्य ने केदारनाथ में अपने प्राण त्याग किए थे 820 ईस्वी में। ठीक है, तो जो शंकराचार्य थे वो ईष्टगण देव के शासनकाल में यहाँ पे आए थे और इन्हीं के शासनकाल में इन्होंने अपने प्राण भी त्याग दिए थे। अगला जो क्वेश्चन है, किस कार्तिकेयपुर नरेश के सर्वाधिक ताम्रपत्र मिले हैं, तो वो मिले हैं यहाँ पे ललितसुर देव के। ठीक है, ललितसुर देव कौन था, तो ये ईष्टगण देव का पुत्र था। ठीक है, तो ललितसुर देव के यहाँ पे कार्तिकेयपुर में जो कार्तिकेयपुर नरेश थे उनमें से सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो ताम्रपत्र मिले हैं वो ललितसुर देव के मिले हैं। इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो ईष्टगण देव का पुत्र था ललितसुर देव। ललितसुर देव को इस वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। ललितसुर देव के शासन के 21वें व 22वें वर्ष के 2 ताम्रपत्र यहाँ पे प्राप्त हुए हैं, और कहाँ से हुए हैं, तो वो हुए हैं पांडुकेश्वर से। ठीक है, इन 2 ताम्रपत्रों में ललितसुर देव को धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार के समान इनको यहाँ पे बताया गया है, और बैजनाथ में नारायण मंदिर ललितसुर देव की पत्नी सामा देवी ने बनवाया था। ठीक है, बैजनाथ में नारायण मंदिर जो ये किसने बनवाया था, तो ललितसुर देव की जो पत्नी थी सामा देवी, इन्होंने बनवाया था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर वंश के तीसरे परिवार का अंतिम नरेश कौन था, तो अभी हमने यहाँ पे देखा है जो अंतिम नरेश था वो था समिक्षराज देव। कत्यूरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो ये किया था एटकिंसन ने। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रारंभ में कुमाऊं किस क्षेत्र को माना जाता था। ठीक है, प्रारंभ यानी कि पहले कुमाऊं किस क्षेत्र को माना जाता था, तो चंपावत व उसके आसपास के क्षेत्र को माना जाता था। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है, कटेहर के हिंदू राजा खड़कू या इसको खड़क सिंह भी कहा जाता है का कुमाऊं में शरण लेने की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है। ठीक है, कटेहर के हिंदू राजा थे खड़कू, तो इनका कुमाऊं में शरण लेने की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है, तो ये मिलती है तारिक-ए-मुबारक शाही से। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये एक बार बन चुका है। तो ये यहाँ पे उत्तराखंड में ये क्वेश्चन जो फिरोज शाह तुगलक थे, तो उस समय वो दिल्ली के सुल्तान था और वो यहाँ पे आया था। ठीक है, इसके पीछा करते करते वो इस पर उसने आक्रमण किया था और उसने मजबूरी में शरण कहाँ पे ली थी, तो कुमाऊं में शरण ली थी। ठीक है, किसने ली थी, खड़कू। ठीक है, खड़कू या खड़क सिंह ने शरण यहाँ पे ली थी, और उसने ये जो घटना है ये कब की है, 1380 की ये घटना है, और ये उल्लेख किसमें है, तो तारिक-ए-मुबारक शाही में ये उल्लेख है। और ये जो पुस्तक है ये किसकी है, तो ये यहिया बिन अहमद सर हिंदी की ये पुस्तक है। ठीक है, तो इसमें उल्लेख है कि कटेहर के हिंदू राजा खड़कू का कुमाऊं में शरण इसने यहाँ पे ली थी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, कटेहर के हिंदू राजा खड़गू या इसको खड़क सिंह भी कहते हैं, तो ठीक है, खड़गू का कुमाऊं में शरण लेने की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है, तो ये मिलती है तारिक-ए-मुबारक शाही में। ठीक है, ये पुस्तक किसकी है, तो ये पुस्तक है याहिया बिन अहमद सर हिंदी की ये पुस्तक है, और इसमें उल्लेख है कि जो कटेहर का एक राजा था खड़क सिंह, उसने कुमाऊं में शरण ली थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो फिरोज शाह तुगलक था, ठीक है, उस समय वो दिल्ली का सुल्तान था, वो यहाँ पर आया था इसका पीछा करते करते, इस पर उसने आक्रमण किया था और इसने मजबूरी में यहाँ शरण ली थी। कहाँ पे शरण ली थी, कुमाऊं में इसने मजबूरी में शरण ली थी। ये जो घटना ये कब की है, तो 1380 की ये घटना है, और यह जो उल्लेख है, ठीक है, ये उल्लेख
तारिक ए मुबारक शाही जो पुस्तक है इसमें उल्लेख मिलता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, स्टडीज इन स्कंद पुराण किसकी पुस्तक है? तो ये डॉक्टर ABL अवस्थी की है। अगला हमारा क्वेश्चन है, शिव प्रसाद डबराल के अनुसार गढ़वाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था मौलाराम के द्वारा। ठीक है, ये यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, ग्रियर्सन ने किस जाति को गढ़वाल व कुमाऊं का आदि निवासी माना है? ठीक है, तो ग्रियर्सन के अनुसार इसने किरातों को माना है, लेकिन उत्तराखंड की आदि निवासी किसे माना जाता है? तो वो कोल को माना जाता है। लेकिन ग्रियर्सन के अनुसार किस जाति को गढ़वाल व कुमाऊं का आदि निवासी मानते हैं? तो किरातों को माना गया है। इसके यहाँ पे महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। तो जो मैगनीज हैं तो इन्होंने भी किरातों का वर्णन किया है अपनी जो इनकी पुस्तक है इंडिका में। इसके अलावा रामायण काल में भी इस क्षेत्र को किरात भूमि कहा गया है। ठीक है, रामायण है उसमें भी किरातों का उल्लेख है। इसके अलावा महाभारत के सभा पर्व, वन पर्व, भीष्म पर्व में भी किरात जाति का वर्णन मिलता है। इसके अलावा जो कालिदास की रचना है रघुवंश, बाणभट्ट की है कादम्बरी, और काव्य मीमांसा जो कि राजशेखर की रचना है, तो इसमें भी किरातों का निवास बताया गया है। किरातों के जो देवता या नेता थे वो शिव को यहाँ पे माना गया है, और आर्यों ने किरातों को शूद्र शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, आर्यों ने किरातों को किस शब्द का प्रयोग किया है? तो शूद्र शब्द का प्रयोग किया है। किरातों के जो वंशज माने जाते हैं तो हरिजन या शिल्पकार जो होते हैं उनको किरातों का वंशज माना गया है। अगला क्वेश्चन है, किरातों व अर्जुन के मध्य युद्ध किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था बिल्लव केदार पर। बिल्लव केदार को शिव प्रयाग भी कहा गया है और श्रीनगर के नज़दीक अलकनंदा के तट पर ये स्थित है। ठीक है, इसके अलावा महाभारत के वन पर्व में इस युद्ध का वर्णन मिलता है। ठीक है, किरातों व अर्जुन के मध्य जो युद्ध हुआ था इस युद्ध का वर्णन किस पे मिलता है? तो महाभारत के वन पर्व में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, शिव प्रसाद डबराल के अनुसार उत्तराखंड के आदि निवासी कौन थे? ठीक है, तो शिव प्रसाद डबराल के अनुसार जो उत्तराखंड के आदि निवासी थे वो थे कौल। महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे देख लेते हैं। तो डबराल मानते हैं कि कोल या मुंड जाति भारत व हिमालय की प्राचीन जाति है। ठीक है, उत्तराखंड की नहीं बल्कि भारत और हिमालय की भी ये प्राचीन जाति है। इसके बाद किरात और खस जातियाँ हिमालय प्रदेश में आकर बसी थी। यानी कि शिव प्रसाद डबराल के अनुसार जो यहाँ पे इनका क्रम है, तो पहले यहाँ पे कोल आए थे, कोल के बाद यहाँ पे किरात आए थे और किरात के बाद यहाँ पे खस जाति आए थे। तो ये थे आज के यहाँ पे 20 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।